हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हिस्ट्री की सीरीज़ है हमने उसको कंटिन्यू किया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि तुगलक डायनेस्टी की। ऑलरेडी हमने लास्ट जो हमारी लेक्चर था उसमें मैंने आपको खिलजी डायनेस्टी के बारे में बताया था कि किस तरह से जो जलालुद्दीन खिलजी होता है वो स्लेव डायनेस्टी को हटाकर अपनी जो खिलजी डायनेस्टी होती है उसका फाउंडर बनता है। और जलालुद्दीन खिलजी को हटाता है फिर अलाउद्दीन खिलजी जो खुद उसका सन इन लॉ होता है। और फिर बाद में जो मलिक कफूर है वो अलाउद्दीन के बेटे को अगला सुल्तान घोषित कर देता है, लेकिन उसकी चाह ये होती है कि वो उस माइनर सन को बैठा के असल में रूल वो करे। लेकिन फिर क्या होता है, एक और जो नया ऑफिसर होता है जो नॉवेल्स में से ही आता है, जो अमीर खुसरो होता है, उसको क्या कर देते हैं, उसको बैठा देते हैं थ्रोन पर। लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है खिलजी के कोर्ट में से ही, जो नॉवेल्स में काउंट होते थे, उनमें से एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स होता है, उसका एक हेड होता है गाजी मलिक। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अमीर खुसरो को किल कर देता है और एक टाइटल एज्यूम करता है। और उसी टाइटल के बेसिस पे वो अपनी एक डायनेस्टी बनाता है जिसे कहा गया है तुगलक डायनेस्टी। तो आज हम पूरा तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उन्होंने खिलजी डायनेस्टी को ख़त्म करके और एक काफ़ी लंबे टाइम तक तुगलक डायनेस्टी ने रूल करा। जितनी भी हमने सल्तनत पढ़ी हैं या पढ़ेंगे अब आगे, पूरा जो सल्तनत पीरियड है उसमें जो तुगलक डायनेस्टी है वो अकेली ऐसी डायनेस्टी होती है जो एक लंबे मतलब इतने लंबे टाइम तक रूल करती है। बाकी जो डायनेस्टी होती है उनका टाइम पीरियड भी होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है जितना ज़्यादा तुगलक डायनेस्टी का चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं हम गयासुद्दीन तुगलक की, जिनको गाजी मलिक भी कहा गया है। ठीक है ना। और जैसे ही ये थ्रोन पर बैठते हैं, ये अपने आप को ना ये टाइटल देते हैं, गाजी मलिक से सीधा अपना नाम चेंज कर देते हैं ये, और अपने आप को क्या बोलते हैं, ये गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। तो ये फाउंडर हैं तुगलक डायनेस्टी के। एंड 320 AD ही असेंडेड द थ्रोन, और 320 जो एडी था उसमें ये थ्रोन पर बैठ गए थे अमीर खुसरो को किल करके। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा नहीं है, 320 से 325 AD का ही टाइम पीरियड है उसमें। तो आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक। अपने टाइम पर इन्होंने जो बंगाल था, उत्कल था, उड़ीसा था, वारंगल था, सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। एंड इन 1325 AD ग्यासुद्दीन वॉज एन एक्सीडेंट वाइल अटेंडिंग एन इवेंट फॉर हिज विक्ट्री इन बंगाल। तो इनको एक अपनी विक्ट्री की खुशी में ये इवेंट अटेंड करते हैं जो बंगाल में कराया जाता है, और उस समय ही एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है। हिज सन जूना खान, ठीक है, जिसको उलुग खान भी कहा गया है, आगे चल के वो इनको सक्सीड करता है। और जैसे ही वो थ्रोन पर बैठता है तो वो भी जो अपना नाम होता है उसको चेंज कर देता है और एक नया टाइटल लेता है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि जो जूना खान है वो टाइटल लेने के बाद वो अपने क्या नेम होता है उसका, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही है। तो इसलिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसी का नाम जूना खान है और उसी का नाम उलुग खान है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे, ग्यासुद्दीन तुगलक, जो फाउंडर कहे गए हैं तुगलक डायनेस्टी के। और उसके बाद उनको उनका जो बेटा है जूना खान, जो आगे चल के टाइटल एज्यूम करता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, वो उनको सक्सीड करेगा। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। टाइम पीरियड की बात करें तो 1325 से जो 1315 AD तक का टाइम पीरियड रहा है इनका। और 1325 AD में क्या हुआ था, जो जूना खान है वो क्या था, वो क्राउन प्रिंस था। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो थ्रोन पर बैठ जाता है उसके बाद वो अपना नाम बदलता है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले देखिए आते ही ये क्या काम करता है, जो द्वाब रीजन होता है उसका टैक्स बढ़ा देता है। जो गंगा और यमुना के जो देखिए द्वाब क्या होता है, जो दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है, ये कोई रिवर जा रही है आपकी, ठीक है, और जैसे ये कोई रिवर जा रही है, तो उसके बीच की जो जितना भी जो लैंड एरिया होता है वो सारा द्वाब होता है। ठीक है, उसको द्वाब के नाम से जाना जाता है। ये जो एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इरीगेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो रिवर अपने साथ सॉइल वगैरह लेकर आती है, तो इस वजह से इस लैंड की जो सॉइल होती है वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, कल्टिवेशन बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पर। इस वजह से अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये क्या सोचता है कि जो मेरा खजाना है वो पूरा भर जाएगा अगर मैं टैक्सेस बढ़ा दूंगा तो, ठीक है, आमदनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन होता उल्टा है। ठीक है ना। तो इस पहले ही आते हैं तो सबसे जो एक गलती होती है वो यही होती है कि ये गंगा और यमुना के जो द्वाब वाला रीजन होता है उसके टैक्सेस को बढ़ा देता है। अब जैसे ही टैक्सेस को बढ़ा देता है, होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट में चले जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि वो इतना ज़्यादा जो हैवी टैक्स है वो देंगे कहाँ से। माना खेती अच्छी होती थी, कल्टीवेशन अच्छी खासी हो जाती थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो इतने हैवी टैक्सेस दे पाए। तो बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, उन हैवी टैक्सेस से बचने के लिए जंगल चले जाते हैं। ठीक है। अब वो जंगल चले गए, अब वो द्वाब वाला जो एरिया बचा वहाँ पर तो लोग ही नहीं बचे। और जब वहाँ पर लोग ही नहीं बचे तो कल्टीवेशन कैसे होगा। तो इसीलिए वहाँ का जो कल्टीवेशन था वो नेगलेक्ट हो गया, काफ़ी हद तक रुक गया। और उसी वजह से क्या हो गया, जो फूड की जो शॉर्टेज है वो आने लगी। तो एक तो गलती इनसे ये हुई। अब दूसरी पढ़ते हैं। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवनागरी। देखिए पहले, सॉरी, देवगिरी।
पहले जो कैपिटल थी, अभी काफ़ी लंबे टाइम से दिल्ली कैपिटल होती चली आ रही थी, लेकिन ये क्या करता है, ये अपने टाइम पे दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और देवगिरी का नाम भी चेंज कर देता है दौलताबाद। इसका जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ऊपर नॉर्दर्न वाला पार्ट भी था, साउथ वाला पार्ट भी था, तो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा था सही से। इन्होंने क्या सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ, साउथ में जो देवगिरी है वहाँ पर अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेता हूँ, और मैं फिर नॉर्थ साइड पे भी नज़र रख पाऊंगा और साउथ साइड पे भी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और वापस से फिर इनको क्या करना पड़ता है, वापस से देवगिरी से फिर वापस से दिल्ली इनको शिफ्ट करना पड़ता है। उस वजह से लोग भी परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ही करवाना चाह रहे हैं ये। तो इसीलिए ये इनकी दूसरी गलती होती है, जिसमें काफ़ी हद तक इन्हें नुकसान होता है। थर्ड मिस्टेक देखते हैं इनकी, ही इंट्रोड्यूस द कॉपर एंड द ब्रास कॉइन दैट इज टोकन करेंसी। ये क्या करते हैं, कुछ कॉपर की और जो ब्रास कॉइन है उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और उनका नाम होता है टोकन करेंसी की तरह यूज़ करते हैं, और उनकी जो वैल्यू होती है उनको बराबर कर देता है गोल्ड और सिल्वर के कॉइन से। इनको लगता है कि ये गोल्ड और सिल्वर के कॉइन अगर मैं इतने ज़्यादा नहीं बनवा पा रहा हूँ तो क्या हुआ, मैं कॉपर के और ब्रास के कॉइन चलवा देता हूँ, ठीक है, और उनकी वैल्यू कर दूंगा उसी के बराबर, गोल्ड और सिल्वर कॉइन के। तो आप खुद सोचो, अगर आप कॉपर और ब्रास को वैल्यू दोगे गोल्ड और सिल्वर वाली, तो आपकी जो इकोनॉमी है वो कहाँ पहुँचेगी, बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही होता है, ये कॉपर और ब्रास के कॉइन को जब ये बनवा तो देता है, लेकिन जैसे ही उनकी जो वैल्यू है वो गोल्ड और सिल्वर के बराबर करता है, तो उसकी जो इकोनॉमी होती है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होती है। जो वैल्यू होती है कॉइन की पूरी तरह से ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, और इसके उसको वापस से जितने भी जो कॉपर टोकन जो करेंसी है जो चलाता है, इसको वापस से उसे विड्रॉ करना पड़ता है, पूरा का पूरा मार्केट से उसे वापस करना पड़ता है। वो सारा जो कॉपर ब्रास है वो सब कॉइन फिर से वापस से बंद करवा देता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा कॉपर ब्रास में, ठीक है। तो ये इसकी तीसरी गलती होती है, ठीक है। अब जानते हैं ये कुछ एक्सपेडिशन भी करते हैं और अपने जो एम्पायर है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं। ये क्या चाहता था, जो खुरासन है, इराक है, ठीक है ना, जो ट्रांसोशिना था, वो वहाँ पर क्या करता है, एक्सपेडिशन करता है कि उन एरिया को मुझे जीतना है। ये सारे एरिया जितने भी हैं, ये सब जो हमारा इंडिया है उसके जो नॉर्थ वाला वेस्ट वाला जो पार्ट है, सारे वहाँ के एरिया हैं ये। तो अब ये यहाँ पर इसकी आर्मी कम से कम 3,70,000 आदमी की इसकी आर्मी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो नंबर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन की गई थी। लेकिन क्या होता है, वहाँ पर भी ये फेल हो जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ चलता है, ये चलता है हिमाचल प्रदेश की साइड पे, जो कराची एक्सपेडिशन, कराचल एक्सपेडिशन बोलते हैं उसे, वहाँ पर कुल्लू कांगड़ा वाला जो रीजन है वहाँ पर ये जाता है, ठीक है, जो भी मॉडर्न डे हमारा हिमाचल प्रदेश है। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि ये वहाँ पर इसलिए जाता है क्योंकि ये चाहता था कि ये हिमालय को क्रॉस करके चाइना को इन्वेट करे। तो ऐसा कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि इसीलिए इसने कराचल की जो एक्सपेडिशन थी उसको शुरू किया था कि फिर ये हिमाचल से होते हुए ये हिमालय क्रॉस करेगा और उसके बाद ये चाइना को इन्वेट करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऑल द अबव इवेंट्स लेड टू रिवॉल्ट एंड फॉलोइंग रीजन बिकम इंडिपेंडेंट। अब देखिए, आप इतनी उथल पुथल आपने चारों तरफ मचा रखी है कि कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं एक्सपेडिशन कर रहे हो, हर तरफ से आपको फेलियर मिल रहा है, तो लोगों के दिमाग में दो चीज़ें आ गई कि एक तो ना इस किंग ने हमारा पागल बना रखा है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, ठीक है, और दूसरा लोगों को पता चल गया कि कहीं ना कहीं जो हमारा किंग है या जो हमारा सुल्तान है वो इतना कैपेबल है ही नहीं कि वो चीज़ों को ढंग से चला पाए। तो लोगों के मन में ये दो चीज़ें ना बड़े अच्छे से सेट हो गई इस टाइम पे। अब उन्होंने शुरू कर दिया विद्रोह, ठीक है। तो जो मदुराई था वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गया, वहाँ पर जलालुद्दीन एहसान शाह था, उसने क्या सोचा, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता हूँ, और वो वहाँ पर रूल करा था मदुराई पे, तो उसने मदुराई वाला जो रीजन है उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। उसी समय पे फाउंडेशन रखी गई विजयनगर की, जो हरिहर और बुक्का थे उन दोनों ने फाउंडेशन रख दी विजयनगर एम्पायर की, ठीक है। जो वरांगल था वो भी इंडिपेंडेंट हो गया, और जो बहामनी किंगडम है जिसे हसन गंगू ने, जो फाउंडर थे उसके, उन्होंने जो बहामनी किंगडम है उसकी फाउंडेशन रख दी, क्योंकि अब उन लोगों के मन से जो एक डर था वो निकलता जा रहा था, और वो इतनी ज़्यादा जो अफरा तफरी हो रही थी उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर डेथ की बात करें तो थाटा में इनकी डेथ हुई थी, 1351 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड की बात करूँ तो 51 से 1388 एडी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। फिरोज शाह तुगलक किसके बेटे होते हैं, जो गयासुद्दीन तुगलक था उसके जो छोटा भाई होता है, ठीक है ना, उसके बेटे होते हैं। तो मतलब ये मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे नहीं है, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये थ्रोन पर बैठते हैं जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है, और कब बैठते हैं, 1351 एडी में, ठीक है। तो आप याद रखना कि जो फिरोज शाह था, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, हम ऐसे याद करते आते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक आया होगा, फिर उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक आया होगा, फिर उसका बेटा आया होगा, तो इसीलिए यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा ना आके बल्कि जो उसका कज़न होता है फिरोज शाह तुगलक, वो थ्रोन पर बैठेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करें तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये जितने भी जो तकवी, तकवी का मतलब होता है जो एग्रीकल्चरल जो लोन्स दिए जाते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी जो लोन वगैरह जो ग्रांट किए हुए थे फार्मर्स को, सबसे पहले तो ये उनको विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, लोन वगैरह को, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं होते कि और ज़्यादा लोन वगैरह दे पाए, ठीक है, किसी को, तो जितने भी लोन देता है सबसे
कहता है कि नहीं भाई हमारा जो अमाउंट है उसको वापस करो, ठीक है, क्योंकि खजान में कुछ बचा ही नहीं होता। ही रेज द सैलरी ऑफ द रिवेन्यू ऑफिसर्स, उसके बाद ये जो इनके रिवेन्यू ऑफिसर्स होते थे जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे उनकी सैलरी को बढ़ाता है कि अगर मैं इनकी सैलरी को बढ़ा दूंगा तो ये अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। ही ब्रॉट टू एन एंड टू ऑल अनलॉफुल एंड द अनजस्ट टैक्स, सबसे पहले जितनी भी जो अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और गैर कानूनी काम जो थे उन सबको बंद करता है ये, ठीक है। उसके बाद जो अनजस्ट टैक्सेस होते हैं, मतलब जो उसे लगता है कि ये बेकार के टैक्सेस हैं, इनको नहीं लेना चाहिए, उन टैक्सेस को हटाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फिरोज शाह क्या करता है, जो लोन होता है, जो एग्रीकल्चरल लोन होता है जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिया जा रहा था उसको हटाता है। फिर जो रिवेन्यू ऑफिसर्स है उनकी सैलरी बढ़ाता है और जितने भी जो अनलॉफुल और जो अनजस्ट टैक्सेस होते हैं उनको भी बंद करता है। ही कलेक्टेड 4 इंपॉर्टेंट टैक्सेस, और सारे जो बेकार के टैक्सेस होते हैं उनको बंद करके 4 इंपॉर्टेंट टैक्सेस को कलेक्ट करने का जो ये है आइडिया है ये इसके दिमाग में आता है, और फिर ये इस तरह के ही जो टैक्सेस है उन्हें शुरू करवा देता है। जिसमें पहला आता है खराज, ठीक है ना। जो खरच था इसमें क्या था, इसमें आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान के चलिए आपकी जो भी लैंड है उसमें से आपने कोई 10 kg का प्रोडक्शन किया, तो उसमें से जो 1 kg है वो आपको किसको देना होगा, वो आपको जो सुल्तान है उसको देना होगा, ठीक है। खम्भ में क्या था, इस पर 1/5 ऑफ द वॉर बूटी, इसमें क्या होता है जो भी लूट करके लेकर आते थे इसने अपने अलग अलग पे, देखो पूरा जो किंग था वो तो कंट्रोल कर नहीं रहा था सब कुछ, उसने अपने गवर्नर छोड़े हुए थे अलग अलग जगह पे, तो उसके गवर्नर जहाँ भी वॉर वगैरह करते थे और अपने साथ जो भी लूट का जो भी माल लेकर आते थे, सामान था जो भी, उसमें से 1/5 जो पार्ट था, मतलब 5, मान के चलिए कोई 5 यूनिट है तो उस 5 यूनिट में से 1 यूनिट किसकी होती थी, किंग की होगी, और बाकी जो 4 यूनिट है वो जो भी लेकर आया है, ठीक है। जजिया टैक्स लगता था, ठीक है, और ज़कत, ये जजिया टैक्स आपको पता ही है, ये जो हिंदू थे उन पर लगता था, और पोल टैक्स भी होता था। और जकत क्या था, ये जकत एक तरह का मुस्लिम टैक्स था, ये मुस्लिम्स पे लगता था अगर उन्हें कोई स्पेशल रिलीजियस पर्पस के लिए कुछ करना है ना, वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, है ना, रिगार्डिंग टू रिलीजियस पर्पस, तो उन पर जो मुस्लिम्स थे उन पर ये तरह का टैक्स लगता था, ठीक है, जिसे बोलते थे ज़कत। तो आप याद रखना, क्योंकि जजिया सबको पता होता है कि ये हिंदू पे लगता था, लेकिन ये जो ज़कत है ये टैक्स था जो मुस्लिम्स पे लगता था बस खाली। आगे चल के ये बहुत सारे जो वेल होती है, ब्रिज होते हैं, डैम्स होते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करवाता है, ठीक है, और इरिगेशन कैनाल भी बनवाता है, और एक बनवाता है हकीके शरब, जिसे भी आप बोल सकते हैं हासिले शरब, ठीक है ना। ये वाटर टैक्स होता है एक तरह का, ठीक है। तो ये जो टैक्स है इसे इम्पोज करता है, क्योंकि बहुत सारे जब चीज़ें आप फ्री में प्रोवाइड करोगे तो आप लोगों से कुछ ना कुछ तो लोगे ना बदले में, क्योंकि सब चीज़ों को करने के लिए पैसे भी कहाँ से आएंगे, तो कुछ हद तक ये इन सब चीज़ों के इनसे वाटर टैक्स भी लेता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ये हासिले शरब था ये एक तरह का वाटर टैक्स था जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। ही कंस्ट्रक्टेड टाउन लाइक फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, ठीक है। तो ये जो सारी जितनी भी जो सिटीज़ है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स है, ये सारे फिरोज शाह तुगलक ने ही कंस्ट्रक्ट कराए थे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो हकीके शरब है या फिर हासिल शरब है एक तरह का वाटर टैक्स था जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, और साथ में इसने टाउन्स बनवाए थे जिसमें फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद था। ही लीव जजिया ऑन द ब्राह्मण, ठीक है, तो जजिया लगा दिया था, ब्राह्मण पे जजिया लगा दिया था, ठीक है। जजिया एक तरह का टैक्स होता है। ही इस्टेब्लिश हॉस्पिटल, इसने हॉस्पिटल्स भी बनवाए थे, जिसे हॉस्पिटल को क्या बोलते थे, दरा उल शफा बोलते थे। मैरिज ब्यूरो भी बनवाई थी जिसे दीवान खैरात बोलते थे। दीवान इस्तबाक टू गिव फाइनेंशियल एड टू द पुअर, तो बहुत सारे अच्छे काम भी करवाए थे आप, और मतलब हॉस्पिटल शुरू करवाए थे फ्री में जिसको दरा उल शफा बोलते थे। मैरिज ब्यूरो जहाँ पर शादियाँ वगैरह की जाती थी, दीवान खैरात बोलते थे उसको, मैरिज ब्यूरो को उस समय। और दीवान इश्तकाक, जिसपे अगर किसी गरीब को कोई फिनेंशियल हेल्प चाहिए तो ये दीवान इश्तकाक में आके वो क्या कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम को बता के वहाँ से फिनेंशियली उनसे हेल्प ले सकता है। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं फिरोज तुगलक के बारे में। देखिए फुतूहत फिरोज शाही, ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी थी, ये जो खुद फिरोज तुगलक थे उन्होंने लिखी थी, ठीक है। ये काफ़ी बड़े पेट्रोनाइज थे, जो स्कॉलर्स थे इनकी कोर्ट में थे, ज़ियाउद्दीन बरानी, ठीक है ना, तो काफ़ी फेमस स्कॉलर रहे हैं ये, और फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी ज़्यादा पेट्रोनाइज किया है इन्हें। ड्यूरिंग हिज रेन सेवरल संस्कृत बुक ऑन मेडिसिन, साइंस, आर्ट व ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, तो इन्हीं के टाइम पे बहुत सारी जो संस्कृत बुक थी उनको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है, जिससे कि उनको जो बाकी लोग हैं वो भी पढ़ सकें। इनमें कुछ बुक आपकी मेडिसिन की थी, कुछ साइंस रिलेटेड थी, कुछ आर्ट की बुक थी, ठीक है, जो कि ओरिजिनली संस्कृत में थी लेकिन बाद में इनको ट्रांसलेट करवाया गया पर्शियन लैंग्वेज में भी। कुतुब फिरोज शाही की एक बुक है जो डील करती है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, तो कुतुब फिरोज शाही, ठीक है, याद रखिएगा।
अब देखते हैं कि जो तुगलक डायनेस्टी है उसका एंड कैसे होता है। देखिए जो सक्सेसर आते हैं फ़िरोज़ के, वो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ना वो इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं कि वो जो बाकी जो दूसरे जो सक्सेसर आते हैं, जो दूसरी जो डायनेस्टीज़ के जो लोग आते हैं वो उनसे लड़ सकें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न बनता है तुगलक डायनेस्टी के ख़त्म होने का। बाय द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज बिकम इंडिपेंडेंट, और 14th सेंचुरी तक आते आते जो बहुत सारी जो तुगलक डायनेस्टी की जो छोटी छोटी टेरिटरीज थी, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। और जैसे कोई भी चीज़ अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू करती थी, कोई भी डायनेस्टी, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इतिहास में, तो वो जो एम्पायर है वो वीक होने लग जाता था, क्योंकि उसके अपने खुद के लोग विद्रोह पर उतर आए हैं, ठीक है। तो ये दो रीज़न थे। Only Punjab and Delhi remained under the Tughlaqs. तैमूर invasion 1398 took place during the Tughlaq period. तो देखिए जो पंजाब और जो दिल्ली था वो अब तुगलक के पास रह गया था बाद में आते आते। और उसी समय क्या होता है तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे, जो तैमूर का जो इन्वेजन था वो हुआ था इंडिया के अंदर। और तैमूर एक समरकंद का वहाँ का रूलर था, वो समरकंद का, ठीक है। और वो इंडिया में इन्वेड करता है 1398 के टाइम पे। और जो बहुत ज़्यादा जो फैबुलस वेल्थ होती है इंडिया की, वही अट्रैक्ट करती है तैमूर को, ठीक है ना, क्योंकि उस समय जो इंडिया था ये तो सबको पता था कि बहुत वेल्दी है। तो तैमूर यहाँ पर खासकर लूट मचाने के लिए ही आया था, और वो यहाँ से ऐसे ही करता है, वो इंडिया को में आकर यहाँ पर काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें को डिस्ट्रॉय कर देता है, और यहाँ से काफ़ी हद तक जो चीज़ें होती हैं उनको लूट के अपने साथ ले जाता है। तो तुगलक डायनेस्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान था ये, क्योंकि जो तैमूर था वो पूरी तरह से जो थोड़ी बहुत पावर बची भी थी तुगलक की, तो सारी ये खत्म कर जाता है। तो आपको याद रखना है जो तैमूर कब आया था, तुगलक के टाइम पे आया था। कि जो तैमूर है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तैमूर है वो किसके टाइम पर आया था, तो हमें ये तो याद रखना है कि तुगलक डायनेस्टी में के टाइम पर आया था, लेकिन उस समय रूलर कौन सा था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है ना। तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के टाइम पर जो तैमूर था उसने इंडिया में इन्वेड किया था, इंडिया पर अटैक किया था, ठीक है। 1398 AD तैमूर mercilessly sacked and plundered Delhi and caused the annihilation of the Tughlaq dynasty. 1398 में जो तैमूर होता है बहुत ही मतलब बिना किसी दया भावना की पूरी तरह से जो दिल्ली होती है उसका को प्लंडर कर देता है, लोगों को बहुत मारता है, ठीक है। और बिल्कुल तहस नहस कर जाता है तुगलक डायनेस्टी को। दे वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय देयर फॉर्मर गवर्नर ऑफ मुल्तान खिजर खान, रिजल्टिंग इन द राइज ऑफ द सैयद डायनेस्टी। अब देखिए बाद में क्या होता है, सैयद डायनेस्टी को खत्म करने वाला खुद इन्हीं का गवर्नर होता है खिजर खान। पहले से ही तो तैमूर तो कर ही गया बिल्कुल सब कुछ खराब, ठीक है। अब जो बचा कुचा जो होता भी है तो इनका जो अपना खुद का गवर्नर होता है मुल्तान का, ठीक है, खिजर खान, वो इस बात का फ़ायदा उठाता है और वो क्या कर देता है, सैयद डायनेस्टी को पूरी तरह से ओवरथ्रोन कर देता है, उखाड़ फेंकता है, ठीक है। सॉरी, सैयद डायनेस्टी को नहीं, जो तुगलक डायनेस्टी होती है उसको उखाड़ फेंकता है, ठीक है। और खिजर खान फिर किस डायनेस्टी को स्टैब्लिश करता है, सैयद डायनेस्टी को। तो जैसे सबसे पहले कौन सी थी, स्लेव डायनेस्टी थी, उसके बाद स्लेव डायनेस्टी को किसने हटाया, जलालुद्दीन खिलजी ने हटाया और खिलजी डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया। खिलजी डायनेस्टी को किसने हटाया, खिलजी को हटाया, आप बताइए कॉमेंट करिए किसने हटाया। चलिए मैं बता देती हूँ, तो गाजी मलिक ने ही हटाया उसको, ठीक है। और अपने आप को फिर वो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का नाम दे देता है, ठीक है। आगे चल के भी तुगलक डायनेस्टी को किसने हटाया, खिजर खान ने, जो कि मुल्तान का गवर्नर था तुगलक के टाइम पर ही, ठीक है। और लेकिन जैसे ही इसको लगता है कि तुगलक डायनेस्टी वीक हो चुकी है, अब ये क्या करता है, तुगलक डायनेस्टी को पूरी तरह से खत्म कर देता है और एक नई डायनेस्टी को स्टैब्लिश करता है सैयद डायनेस्टी के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से जो हमारा जो तुगलक डायनेस्टी थी वो कंप्लीट हो जाती है और अब शुरू होगी सैयद डायनेस्टी, ठीक है। तो आप अगले लेक्चर में याद रखना कि जो सैयद डायनेस्टी है उसको स्टैब्लिश करने वाला कौन था, खिजर खान था, जो कि मुल्तान का गवर्नर था खुद तुगलक के टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पूरी जो तुगलक डायनेस्टी है उसमें हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले गयासुद्दीन आया, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक का खुद का जो कज़न था वो आता है फिरोज शाह, ठीक है। और तैमूर का इन्वेजन भी तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर ही होता है और उस समय कौन रूलर होता है, नसरुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में। और साथ में जो वाटर टैक्स को क्या बोलते थे, तो हासिल शरब, ठीक है ना, ये वाटर टैक्स को बोला जाता था, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने इसको शुरू करवाया था, ठीक है। हॉस्पिटल शुरू करवाए थे, तो वो सब भी याद रखना। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, क्योंकि उनके नाम ऐसे होते हैं कि आपको ना बताना पड़ता है फिर, जैसे कि एक तरफ उसका वो जो उर्दू वाला नाम है या पर्शियन वाला नाम है वो लिख दिया जाता है, और दूसरी तरफ फिर उसका जो सिंपल हॉस्पिटल या फिर जैसे कि फाइनेंशियल एड टू द पुअर, इस तरह से ना उनको फिर एक सिंपल लैंग्वेज में एक साइड लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि फिर कौन सा किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये सब याद रखना। बाकी जो कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी आगे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।